तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 30 न्यूक्लियाई। और न्यूक्लियाई से ही रिलेटेड मतलब इसके पहले 2 लेक्चर्स हमारे पहले कवर हो चुके हैं, ठीक है। तो इसमें आगे हम लोग आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे रेडियो एक्टिविटी की, ठीक है। रेडियो एक्टिविटी बेटा होती क्या चीज़ है ये जान लीजिए। यहाँ पे रेडियो एक्टिविटी की अगर हम बात करें तो इसके डेफिनेशन या अगर हम बात करें, रेडियो एक्टिविटी इज द फिनोमिना ऑफ, बेसिकली अगर हम रेडियो एक्टिविटी की बात करें तो ये क्या होती है, दिस इज द रेडियो एक्टिविटी इज द फिनोमिना ऑफ इमिटिंग अल्फा बीटा एंड गामा रेडिएशंस स्पॉन्टेनियसली, ठीक है। और इसी के साथ अगर हम आगे बात करें कि इसका जो मतलब इसको अगर हम डायग्रामेटिकली समझें, इस एनिमेशन के थ्रू समझें, तो देखिए एक आपका पॉजिटिव टर्मिनल है, दूसरा आपका नेगेटिव टर्मिनल, यानी कि 2 रॉड्स हमने ले लिए, 2 प्लेट्स ले लिए और यहाँ पे लेड बॉक्स लिया, ठीक है। ये लेड बॉक्स आपको दिख रहा है, ये लेड बॉक्स हो गया, ठीक है। यहाँ पर एक हमने क्या ले लिया, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस ले लिया। अब इस रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से क्या होगा, कुछ रेस निकलेंगी, यानी कि इमिशन होगा किसका, अल्फा रेस का। यहाँ पे ये अल्फा रेस आपकी आ रही है, ये अल्फा है, एंड दिस इज गामा एंड दिस इज बीटा रे, ठीक है। तो इस तरह से डिफरेंट रेस यहाँ पे आपको दिख रही है, ठीक है। तो अल्फा बीटा और गामा जो रेस हैं, ठीक है, इन रेस के फॉर्म में यानी कि जो इमिशन हो रहा है, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिविटी, यानी इस फिनोमेना को रेडियो एक्टिविटी कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इसमें सोडिस लॉ, डिस्प्लेसमेंट लॉ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सोडिस डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या कहता है कि इफ अगर कोई भी आपका सब्सटेंस है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप देखिए एक सब्सटेंस ये दिख रहा है, जैसे वाई, इसका यहाँ पे एटॉमिक मास ए है और एटॉमिक नंबर जेड है, गिव्स अल्फा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Z-2, यानी कि इसका एटॉमिक नंबर 2 कम हो जाएगा और इसका मास जो है 4 लेस हो जाएगा। और ये क्या देगा, बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है हमारा कि इससे हमको क्या मिलेगा, इससे हमको साथ में एक हीलियम मिलेगा, हीलियम 2-4 साथ में ये हमको मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इसी तरह से अगर कोई एक सब्सटेंस है उससे बीटा अगर निकालना है तो बीटा मतलब कि उसमें क्या होगा, एटॉमिक मतलब जो है इसका नंबर जो नया सब्सटेंस फॉर्म होगा वो एटॉमिक नंबर उसका 1 इंक्रीज हो जाएगा, एंड बट साथ में क्या होगा, एटॉमिक मास पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। उसी तरह से नेक्स्ट है आपका रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। यहाँ पर भी जो है क्या है कि अगर गामा निकल रहा है तो कोई चेंज नहीं होगा इसके एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर में कोई चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये चीज समझ में आ गई कि एक लोअर एनर्जी, यानी कि यहाँ पे सबसे एक लोअर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा रेडिएशंस नहीं होते हैं, ठीक है। अल्फा बीटा और गामा के फॉर्म में अगर रेडिएशंस आप कर रहे हैं, ठीक है, तो इस रेडिएशंस को मतलब जो कह सकते हैं कि रेडियो एक्टिव इज द फिनोमेना ऑफ इमिटिंग अल्फा बीटा एंड गामा रेडिएशंस स्पॉन्टेनियसली, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है रदरफोर्ड एंड सोडिस लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए इसमें क्या ध्यान रखना है आपको, डिसइंटीग्रेशन ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल इज प्योरली रैंडम process and it is merely a matter of chance which nucleus will suffer disintegration or decay first cannot be told। पहली ये चीज आप नहीं बता सकते हैं कि कौन कौन सा मटेरियल जो है आपका डीके होगा या क्या चीजें आपका बनेगा, एंड डिसइंटीग्रेशन जो इस मटेरियल का हो रहा है क्योंकि ये रैंडम प्रोसेस होता है, ठीक है। तो इसको आप पहले से नहीं बता सकते कि न्यूक्लियस जो है डिसइंटीग्रेशन सफर करेगा या डीके होगा कि नहीं होगा, पहले से आप इस चीज को नहीं डिसाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका द रेट ऑफ डीके इज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ द फिजिकल कंपोजिशन एंड केमिकल कंडीशन ऑफ द मटेरियल,
ठीक है, यानी कि जो डीके होता है वो किस पर डिपेंड होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। डीके किस पर डिपेंड करेगा, रेट ऑफ डीके डिपेंड करता है किस पे, फिजिकल कंपोजिशन एंड केमिकल कंडीशन ऑफ द मटेरियल, यानी कि मटेरियल की केमिकल कंडीशन क्या है, फिजिकल कंपोजिशन क्या है, इस पर डिपेंड करेगा। नेक्स्ट है आपका द रेट ऑफ डीके इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ द मटेरियल, यानी कि मटेरियल की क्वांटिटी क्या है इस पर डिपेंड करेगा। एक्चुअली प्रेजेंट एट इंस्टेंट as the decay goes on the original material, ठीक है, goes and decreasing and the rate of decay consequently goes on decreasing, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, रेट ऑफ डीके इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ द मटेरियल, कितना क्वांटिटी आपने मटेरियल को रखा है एक्चुअल में उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर, उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। यानी कि डीके जैसे जैसे बढ़ता जाए तो ओरिजिनल मटेरियल क्या होती है, कम होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी, क्योंकि यहाँ पे डीके प्रोसेस में क्या होगा, आपको डिक्रीज होता हुआ दिखेगा। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देख लें, इफ n इज द नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एटम्स प्रेजेंट एट एनी इंस्टेंट देन द रेट ऑफ डीके इज, रेट ऑफ डीके यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस dn अपॉन dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। सो और लिख सकते हैं माइनस dn अपॉन dt इज इक्वल टू लेमडा n, यहाँ पे लेमडा इज द डीके कांस्टेंट, लेमडा इज द डीके कांस्टेंट, लेमडा यहाँ पे डीके कांस्टेंट हो जाएगा, या डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट कहते हैं इसको। रीअरेंज करिए अगर इसको, यानी कि dn माइनस dn या dn अपॉन n लिख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा, देखिए माइनस डी एन अपॉन डी टी इज इक्वल टू लेमडा को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, डी एन अपॉन एन इज इक्वल टू माइनस लेमडा डी टी, ठीक है। सो इंटीग्रेटिंग, अगर आप इसको इंटीग्रेट करिए तो क्या हो जाएगा, लॉग बेस ई, जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे 1 अपॉन एन का इंटीग्रेशन लॉग एन, और यहाँ पे लेमडा, यहाँ पे टी नहीं है, लेमडा यहाँ पे कांस्टेंट है, लेमडा टी और एक कांस्टेंट यहाँ पे सी लगाते हैं जब आप इंडेफिनिट इंटीग्रल करते हैं तो, ठीक है। वेयर सी इज द कांस्टेंट या इंटीग्रेशन कांस्टेंट, यहाँ पे सी जो है वो आपका क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, ठीक है। इफ एट t इक्वल टू 0 वी हैड n नॉट एटम्स देन, यानी कि अगर t की वैल्यू यहाँ पे 0 रखिए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, n नॉट एटम्स अगर हैं तो उस केस में log n नॉट इज इक्वल टू 0 प्लस c, दैट इज log दिस विल बी इक्वल टू c कांस्टेंट। सो log n माइनस log n नॉट इज इक्वल टू, यानी कि इसमें से अगर आप इसको माइनस कर लेंगे तो उस केस में क्या आ जाएगा, माइनस लेमडा टी के इक्वल होगा। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, log n अपॉन n नॉट इज इक्वल टू माइनस लेमडा टी। अब यहाँ पे log हटाना है तो इसको हम लोग लिमिटर मतलब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और n अपॉन n नॉट इज इक्वल टू e टू दी पावर माइनस लेमडा टी भी लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, n इज इक्वल टू n नॉट e टू दी पावर माइनस लेमडा टी। इस पर अगर हम देखें ग्राफिकली, ये आपका टाइम इन हाफ लाइफ में दे रखा है, और इस पर और इस वाले एक्सिस पर आपको दिख रहा है, ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स हैं, ठीक है। तो कुछ ग्राफ इसका जो बनता है वो कुछ इस तरह से होता है। इस ग्राफ को अगर और डिटेल में समझिए तो ये n नॉट बाई 2, n नॉट बाई 4, n नॉट बाई 8 इस तरह से हैं। तो अगर हम देखें t इज इक्वल टू, यानी सबसे पहले n इज इक्वल टू n नॉट e टू दी पावर माइनस n लेमडा टी माइनस लेमडा टी, अगर हम इसको यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर t पर t टाइम यानी कि हाफ लाइफ जो है आपका क्या है, t है, तो उस केस पे क्या होगा, यानी कि नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे, इनिशियल जितने थे, इनिशियली 0 पर देखा जाए तो मैक्सिमम था, 0 पर क्या था, मैक्सिमम था, ठीक है। यहाँ पे देखिए 0 पे मैक्सिमम है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 0 पे मैक्सिमम देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो अब उसके बाद से क्या हो जाएगा, सीधे जैसे ही आपने टाइम को इंक्रीज किया तो उस केस में यानी कि n नॉट बाई 2 हो गया। फिर उसके बाद से अगर आप यहाँ पे देखिए 2t पर अगर आप देखेंगे तो उस केस में क्या आ जाएगा, n नॉट बाई 4 हो जाएगा। इसी तरह से 3 टाइम t पे देखिए तो उस केस में क्या आ जाएगा, n नॉट बाई 8 हो जाएगा। अगेन अगर आप 4t पे देखिए
तो उस केस में n नॉट बाई 16 हो जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से जैसे जैसे आप टाइम इंक्रीज करेंगे, हाफ लाइफ इंक्रीज करते चले जाएंगे टाइम का, उस केस में नंबर ऑफ एटम डिक्रीज होते चले जाएंगे इस फार्मूले के अकॉर्डिंग। इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल डीके ऑफ रेडियो एक्टिव स्पीसीज आफ्टर a lapse of t-half population of the given species drop by the factor of 2, यानी कि 2 के फैक्टर से देखिए ड्रॉप होता जा रहा है, n नॉट बाई 2, 1 बाई 2, 1 बाई 2 होता चला जा रहा है। ठीक है, 1 बाई 2, 1 बाई 4, 2 का 1 बाई 4, फिर उसका 1 बाई 2 किया तो 1 बाई 8, उसका 1 बाई 2 किया तो 1 बाई 16, इस तरह से होता चला जाएगा। रेडियो डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट, रेडियो डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट की अगर हम बात करें बेटा तो ये क्या होता है, देखिए अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रेडियो डीके, रेडियो एक्टिव डीके लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, dn अपॉन n इज इक्वल टू माइनस लैम्डा dt। ठीक है, इफ dt इज इक्वल टू 1 सेकेंड देन dn अपॉन n इज इक्वल टू माइनस लैम्डा। Thus lambda may be defined as the relative number of atoms decaying per second. Again, since n is equal to n naught e to the power minus lambda t, so if t is equal to 1 upon lambda, then n is equal to n naught by e, or n upon n naught is equal to 1 upon e. Thus, lambda may also be defined as the reciprocal of the time when n upon n naught falls to 1 upon e. नेक्स्ट है हाफ लाइफ। हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है, हाफ लाइफ पीरियड इज द, यहाँ पे बेसिकली अगर हम बात करें हाफ लाइफ पीरियड की, तो ये हाफ लाइफ पीरियड होती क्या चीज है, देखिए हाफ लाइफ पीरियड इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द half of the amount of the radioactive substance originally present. If t is the half-life period, then n upon n naught is equal to 1 by 2 is equal to e to the power minus lambda t. इसको n upon n naught by 2 इसको लिख सकते हैं, तो e to the power lambda t is equal to 2 लिख सकते हैं, lambda t is equal to log base e to 0.6931 लिख सकते हैं, और t की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी 0.6931 अपॉन लैम्डा, एंड सो इसको और क्या लिख सकते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू 0.6931 अपॉन t टाइम t in which the material changes from n naught to n, t is equal to 3.323 t log base 10 n naught upon n हो जाएगा यहाँ पे, और अगेन नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट बिहाइंड आफ्टर n half lives, n is equal to n naught upon n naught into 1 by 2 to the power n, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं n is equal to n naught 1 upon 2 t to the power 1 by 2 to the power t by capital T. नेक्स्ट है यूनिट्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी की यूनिट्स क्या होती है बेटा, देखिए द क्यूरी, द एक्टिविटी ऑफ द रेडियोएक्टिव सब्सटेंस इज सेड टू बी 1 curie if it undergoes 3.7 into 10 power 10 disintegration per second. 1 curie is equal to 3.7 into 10 to power 10 disintegrations per second. And so the Rutherford की अगर हम बात करें, Rutherford, the activity of a radioactive substance is said to be 1 Rutherford, यानी कि 1 Rutherford आप कैसे डिफाइन करेंगे, the activity of a radioactive substance is said to be 1 Rutherford if it is undergoes 10 to the power 16 in disintegration per second. इतना डिसइंटीग्रेशन हो रहा है तो 1 Rutherford की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 Rutherford की वैल्यू हो जाएगी 10 to the power 6 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। इसी तरह से बैकग्राउंड होता है द एक्टिविटी ऑफ अ रेडियोएक्टिव, ये होता है द एक्टिविटी ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस इज सेड टू बी 1 बैकग्राउंड if it undergoes 1 disintegration per second. जैसे 1 becquerel is equal to 1 disintegration per second. 1 curie की वैल्यू कितनी हो गई, 3.7 into 10 to the power 4 Rutherford is equal to 3.7 into 10 to the power 10 becquerel. ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, एनसीईआरटी का एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 13.4. द हाफ लाइफ ऑफ U238
92 undergoes alpha decay is 4.5 and 4.5 into 10 power 9 years. What is the activity of 1 gram sample of 23892U? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन में टी हाफ आपको क्या दे रखा है 4.9 इंटू 10 टू द पावर 9 ईयर, इसको पहले सेकंड में कन्वर्ट करिए तो 3.16 इंटू 10 पावर 7 सेकंड पर ईयर से यहाँ से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आंसर आ जाएगा आपका सेकंड में। तो सेकंड में आंसर आएगा 1.42 इंटू 10 पावर 17 सेकंड 1 किलो मोल ऑफ एनी आइसोटोप कंटेन्स Avogadro number of atom, and so 1 gram of 23892U contains 1 upon 238 into 10 power minus 3 kilomole into 6.025 into 10 power 26 atoms per kilomole is equal to 25.3 into 10 power 20 atoms. The decay rate R is equal to the lambda n, that is equal to 0.693 upon T half into n. तो यहाँ पे क्या जाएगा देखिए 0.693 इंटू 25.3 इंटू 10 पावर 20 अपॉन 1.42 रखेंगे इंटू 10 पावर 70 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा सेकेंड इनवर्स में। ठीक है, तो 1.23 इंटू 10 टू दी पावर 4 पर सेकेंड आ जाएगा और इसी को हम लोग क्या कहेंगे बैकरल। ठीक है, तो जी आंसर आ रहा है आपका किस में आ रहा है बैकरल में, यानी कि 1.23 इंटू 10 टू दी पावर 4 बैकरल यहाँ पे आपको आंसर मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एनसीईआरटी का ही है। ट्राइटियम हैज अ हाफ लाइफ ऑफ 12.5 ईयर अंडरगोइंग बीटा डीके। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ सैंपल ऑफ प्योर ट्राइटियम विल रिमेन अनडीकेड आफ्टर 25 years? इस पे सॉल्यूशन इसका देखिए। बाय डेफिनेशन ऑफ हाफ लाइफ, half of the initial sample will remain undecayed after 12.5 year. In next 12.5 year, one half of these nuclei would have decayed. Hence, 1/4 of the sample of the initial pure tritium will remain undecayed. यानी कि अगर 12.5 में देखें तो कितना रह जाएगा 1/4 पार्ट ऑफ द सैंपल बचा रहेगा आपका। ठीक है, तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, बाकी चीजें हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे।